आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है लॉ। और सिलेबस मैच करने के लिए हम लोग सब टॉपिक्स देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ लॉ, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, थ्योरीज एंड नेचर ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बारे में जानेंगे हम लोग। लॉज और मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जब भी हम लोग स्टेट वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा किसी देश या किसी कंट्री या नेशन से, ना कि किसी स्टेट से। जैसे एग्जांपल, इंडिया इज द स्टेट। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ लॉ शुरू करते हैं। द टर्म लॉ इज डिराइव फ्रॉम द ट्यूटोनिक रूट लैग। तो ट्यूटोनिक हम लोग वर्ड तब यूज़ करते हैं, लैटिन की जगह लैटिन यूज़ करते हैं जब फ्रांस से, स्पेन से या मेक्सिको जैसी जगह से कोई वर्ड आता है। और ट्यूटोनिक यूज़ करते हैं जब जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज जैसी जगह से कोई वर्ड आता है, तो फिर इस हिसाब से हम लोग ट्यूटोनिक यूज़ करते हैं ना। तो जो लॉ टर्म है वो ट्यूटोनिक वर्ड लैग से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है फिक्स्ड और यूनिफॉर्म। इट मीन्स रूल्स ऑफ कंडक्ट विल बी यूनिफॉर्म ऑल्स, यानी कि जो जो रूल्स होंगे लोगों के कंडक्ट और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, वो सबके लिए एक बराबर, एक समान होंगे। The word law is also associated with the Latin word jus, which is again in connection with another word gengere, giving a meaning a bond or a tie. तो law शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड से भी एसोसिएटेड है। वो लैटिन वर्ड है जस, और वो जस वर्ड जो है वो कनेक्टेड है एक वर्ड से जंजरे, तो जिसकी वजह से लॉ को एक मतलब मिलता है, अ बॉन्ड और अ टाई, मतलब एक जोड़। The very social nature of man demands observance of certain rules of conduct while living along with others। तो जो ह्यूमन नेचर है, जो सोशल नेचर है इंसानों का, वो इस तरह का है कि एक ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो किया जाए। जब हम लोग दूसरों के साथ रह रहे हो, कोई झगड़े वगड़े ना हो, इसलिए कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नेचर है ह्यूमंस का। These common rules of conduct are necessary in order to avoid friction in society। तो ये जो सामान्य रूल हैं सबके लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि सोसाइटी में घर्षण ना पैदा हो, सोसाइटी स्मूथली रन करती रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। In the beginning, these rules of conduct were of an unwritten nature and the sanction behind them was social sanction। तो शुरुआती समय में जब हिस्ट्री में जब ये रूल्स ऑफ कंडक्ट बने थे, तो ये लिखे नहीं जाते थे, बोल बोल के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते थे। और ये जो लागू करते थे, जो लोग ये बनाते थे रूल्स, वो सोसाइटी होती थी, सोसाइटी मिल के बनाती थी ये रूल्स। विद द इमर्जेंस ऑफ द स्टेट दे वर गिवन द नेम ऑफ पॉलिटिकल लॉज एंड द सैंक्शन बिहाइंड दैम इज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो जब स्टेट जो है वो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया समाज में, और लोगों ने अपनी पावर जो थी, अपनी लॉ बनाने की पावर वो स्टेट को दे दी, तो फिर जो है इन रूल्स ऑफ कंडक्ट को एक नाम मिल गया जो कि था पॉलिटिकल लॉज। और जो भी समाज में रूल्स ऑफ कंडक्ट बनते थे वो पॉलिटिकल लॉज बनते थे वो। और जो भी स्टेट की अथॉरिटी थी, जिसको पावर दे दी इस लोगों ने, उसको वो बनाता था ये सब चीज़ें, है ना। जैसे जैसे राजा महाराजा होते थे पहले। स्टेट विदाउट लॉ इज रिजल्ट इन एनार्की एंड लॉ विदाउट स्टेट इज मीनिंगलेस। तो अगर कोई राज्य है वो उसमें कानून नहीं है, तो फिर उसमें अराजकता फैलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। और अगर कोई कानून है और उसको वहाँ स्टेट नहीं है, वहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको कंट्रोल करे, कानून को लागू करे लोगों पे, तो ऐसे केस में जो है कानून किसी मतलब का नहीं है, मीनिंगलेस बन जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन है, कमांड ऑफ द सोवरेन इज कॉल्ड अ लॉ। सोवरेन मतलब हायर अथॉरिटी, जो सबसे हायर, जिससे ऊपर कोई भी जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है ना, उसको हम लोग सोवरेन कहते हैं। तो वो सोवरेन मोनार्क भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, या फिर जो पार्लियामेंट होती है डेमोक्रेसी में,
वो भी हो सकती है। तो ये जो है कमांड ऑफ द सोवरेन को माना जाता है लॉ, जॉन ऑस्टिन के अनुसार। जॉन सेलमेंट के अनुसार लिखते हैं द लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो न्याय बनाए रखने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, वो लॉ होते हैं। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं लॉ के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड इक्वली अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर सामान्य रूप से लॉ जो है वो लागू किया जाता है। लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट एज लॉ एंड स्टेट गो इन हैंड फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो लॉ जो है वो स्टेट की इच्छा को, जो है किसी राज्य की इच्छा को दर्शाता है लॉ। और जो लॉ है और स्टेट है वो दोनों मिल के काम करते हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। गवर्नमेंट मेक्स द लॉ, तो सरकार लॉ बनाती है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एज गवर्नमेंट इज द मैकेनिज्म टू शेप द विल ऑफ द स्टेट थ्रू इट्स थ्री ऑर्गन्स। तो तीन जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन ऑर्गन्स की मदद से जो है गवर्नमेंट जो है शेप देती है राज्य की इच्छा को, स्टेट की इच्छा को, है ना। तो लेजिस्लेटर जो होता है वो, लेजिस्लेचर जो होता है जैसे पार्लियामेंट, वो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करता है लॉ को, जैसे पुलिस फोर्स हो गई, प्रेसिडेंट हो गया। और जुडिशरी जो होती है वो इंटरप्रेट द लॉ एंड ग्रांट्स पनिशमेंट टू दोज हु वायलेटेड। तो जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो लॉ को समझाते हैं, मतलब उनका समझाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद पनिशमेंट देते हैं जो भी वायलेट करते हैं लॉ को लोग। लॉ रेगुलेट्स द एक्सटर्नल कंडक्ट्स ऑफ द पीपल, इंटरनल इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय लॉज। तो लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के एक्सटर्नल कंडक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, इंटरनल इमोशंस और फीलिंग्स को रेगुलेट नहीं कर सकता है लॉ। मतलब आप मन में कुछ गलत सोच रहे हो तो उसको लॉ तो नहीं, उसके लिए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन बाहर से आप कुछ गलत करने जाओगे तो लॉ आपको कंट्रोल करता है। लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, गवर्नमेंट मेक्स द लॉ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरकार जो है का संविधान के दायरे में बनाती है किसी भी कानून को। लॉ इज बैक्ड बाय अ लेजिटिमेट फोर्स, तो कोई लीगल फोर्स द्वारा जो है लॉ को लागू किया जाता है, जैसे पुलिस फोर्स हो गई। लॉ शुड कन्फर्म द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए लॉ को, कानून को। लॉ इज टेरिटोरियल, मतलब किसी एरिया, किसी बाउंड्रीज के अंदर ही जो है लॉ लागू होता है, तो उसे टेरिटरी चाहिए लॉ को बनने के लिए, जैसे इंडिया का लॉ इंडिया में लागू है। सुप्रीम पर्पस ऑफ लॉ इज वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो सबसे सुप्रीम पर्पस, सबसे जो है वो लॉ का, वो है लोगों की वेलफेयर बनाए रखना लोगों में। सोर्सेज ऑफ लॉ, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 6 सोर्सेज होते हैं टोटल, जिसमें से पहला है कस्टम्स यानी प्रथाएं। कस्टम्स इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ। इन द प्रिमिटिव सोसाइटी डिस्प्यूट्स वर सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिवेलिंग कस्टम। तो एक पुराना सोर्स है लॉ का, प्रथाएं। और जो राजा महाराजा का समाज होता था उसमें जो विवाद थे वो सॉल्व किए जाते थे चली आ रही प्रथाओं की मदद से। इन द बिगिनिंग कस्टम्स वर बेस्ड अपॉन द जनरल यूसेज ऑफ द फैमिली, क्लैन और ट्राइब। तो शुरुआत में जो कस्टम्स थे वो आधारित थे जो भी फैमिली, क्लैन और ट्राइब जो थी, अपने उपयोग के अनुसार जो है वो कस्टम बन जाते थे उनके। एंड ओबेड एज अ मैटर ऑफ हैबिट एंड देयर सैंक्शन ऑफ यूटिलिटी। तो जो फॉलो करते थे लोग, वो अब किसी आदत आदत पड़ जाती थी इसलिए फॉलो करते थे, या फिर जो है अगर उनकी उपयोगिता बहुत होती थी तो वो सब पे वो एक तरह से फॉलो होने लगते थे। कस्टम्स में बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड ड्यू टू देयर यूटिलिटी। तो कस्टम्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक बॉडी ऑफ रूल्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी सब लोग उसको मानते हैं और फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसका वो उपयोगिता उसकी बहुत है, उसकी यूटिलिटी बहुत है उस कस्टम की।
Custom might grow accidentally or when people follow a particular course of conduct for its usefulness and convenience. The lapse of time they become accustomed. तो जो भी प्रथाएं हैं वो या तो एक्सीडेंटली ग्रो हो जाती हैं या फिर जो है लोग जब किसी कंडक्ट को जो है बहुत समय तक फॉलो करते रहते हैं उस क्योंकि वो बहुत उपयोगिता होती है उस कंडक्ट की उसकी और अपने कन्वीनियंस के अनुसार जो है लोग उसको फॉलो करते रह जाते हैं तो वो कस्टम बन जाता है ना। तो दो तरह से या तो एक्सीडेंटली बन जाएगा या फिर लोग किसी भी उपयोगिता को जो है वो बहुत लंबे समय तक फॉलो करते रहें तो बन जाता है। These rules of conduct are not themselves law, but they become law when recognized by the definite authority of the state. तो ये जो रूल्स ऑफ कंडक्ट होते थे जो ये खुद से खुद में लॉ नहीं होते हैं, है ना। और ये तभी लॉ बनते हैं जब जो भी अथॉरिटी है स्टेट की वो जब उसको रिकॉग्नाइज पहचान ले और उसको लागू कर दे, लॉ बना दे, तब जो है कस्टम्स लॉ बन जाते हैं। State authority can't ignore customs which people observe rigidly as it could lead to revolt. तो भी जो भी स्टेट की अथॉरिटी होगी, जो भी सरकार होगी, वो कस्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकती है क्योंकि फिर लोग जो बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं इसको, किसी प्रथा को, तो अगर उसको बंद कर देंगे तो फिर वो विद्रोह हो जाएगा देश में। जो दूसरा सोर्स ऑफ लॉ है वो है रिलीजन यानी धर्म। रिलीजन प्लेड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल इन सेटिंग ह्यूमन लाइफ। तो रिलीजन ने जो है बहुत प्रभाव डाला है इंसानों की ज़िंदगी सेट करने में। In the primitive society, customary law was very closely associated with religion and all customs had a religion sanction. तो राजा महाराजा के समय में जो भी प्रथाओं से नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, वो कस्टमरी लॉ जो थे वो क्लोजली एसोसिएटेड रहते थे धर्म से, धर्म के आधार पर ही बनाए जाते थे और जो भी हर किसी में कुछ ना कुछ धर्म का एलिमेंट रहता ही था जो भी कानून बनता था। Since early stages of state development, religion is played an important part like functions of father, tribal chief and the king were based upon religious conception. तो शुरुआती समय से ही जो है पुराना हिस्ट्री से ही जो स्टेट डेवलपमेंट में जो है रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, धर्म ने। जैसे कि जो भी पिता के या किसी कबीले के मुखिया के या राजा के जो भी फंक्शंस होते थे वो रिलीजन में ही फिक्स किए जाते थे, रिलीजन द्वारा ही फिक्स किए जाते थे, है ना। द कोड ऑफ मनु विच इज़ पार्शली रिलीजियस एंड पार्शली लीगल इज़ द बेसिस ऑफ प्रेजेंट हिंदू लॉ। तो जो हिंदुओं की एक रिलीजियस बुक है मनुस्मृति, जिस तो वो जो है आधी रिलीजियस है और आधी लीगल है, उसमें लॉ के बारे में सिखाया गया है और उसी पे ही बेस्ड है हिंदू लॉ। तो यानी कि जो आज जो हिंदू लॉ प्रेजेंट है हमारे देश में वो बेस्ड है किसी एक रिलीजियस बुक पे। तो यानी रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एक सोर्स ऑफ लॉ है। ऐसे ही देखते हैं जो मोहम्मदन लॉ प्रेजेंट है आज के समय में वो भी एक रिलीजियस बुक शरीयत से ही मिलके बना हुआ है ना। सोर्सेस ऑफ लॉ में जो तीसरा सोर्स है वो है एडजुडिकेशन यानी जजमेंट्स। When social organization became more complex and tribes intermixed, either for the purpose of trade or matrimony, conflicts of customs became more usual. तो लोग जो थे पहले सोसाइटी में अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर जो लोगों ने जो है एक दूसरे के साथ जो है जुड़ना चालू, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, तो क्या हुआ कि किसी व्यापार के लिए या शादी के लिए लोग जुड़ने लगे आपस में, तब जो है प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कस्टम अराइज होने लग गया। यानी कि लोगों की अलग अलग प्रथाएं थी, अब दिक्कतें आने लगी। अब शादी कर रहे हैं तो कुछ किसी की प्रथा है, कुछ किसी की प्रथा है, तो दिक्कतें आने लगी, है ना। और सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनता चला गया है ना। तो अब ज़रूरत पड़ गई ऐसे टाइम पे कि कस्टम्स को जो है सपोर्ट किया जाए जजमेंट्स के द्वारा, यानी प्रथाओं को जो है वो सपोर्ट करे जजमेंट। जजमेंट को जैसे बताया गया है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड इक्विटी, यानी कस्टम्स अगर किसी के अलग अलग है तो उस पर जजमेंट द्वारा कुछ फैसलों के द्वारा उसको सोल्यूशन निकाला जाए।
In primitive societies, disputed points were referred to the wisest men in the community. The decisions were accepted and made precedents for all similar cases. तो जो भी प्रिमिटिव सोसाइटी में विवादित पॉइंट्स आ जाते थे तो वो रेफ़र किए जाते थे जो भी सबसे समझदार लोग थे कम्युनिटी के, और उन्हीं के फैसले को जो है लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। और आगे अगर कोई ऐसे सेम केस आता था तो उसके लिए वो मिसाल का काम करते थे, उनके फैसले यानी प्रेसिडेंट्स का काम करते थे। आगे भी जो भी ऐसे केस आएंगे उसमें उन्हीं का फैसला वही वाला लागू कर दिया जाता था। इन द beginning they were oral and unwritten, but in order to make them more definite they were later reduced to writing and applied to identical cases. तो शुरुआत में तो ये सब फैसले ऐसे ही ओरल हो थे, लिखे नहीं जाते थे, बोल के ही फैसले जो थे बता दिए जाते थे। अब क्योंकि उनको आगे वाले केसेस में, सिमिलर केसेस में जो था वो प्रेसिडेंट्स का काम करना था, मिसाल का काम करना था, तो अब उनको फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उनको डेफिनेट बनाने के लिए, एग्जैक्ट बनाने के लिए उनको लिख लिया गया ताकि आगे कोई भी केस आए तो उस पर ये अप्लाई हो सके पुराने फैसले। तो चौथा सोर्स है लॉ का साइंटिफिक कमेंट्रीज। साइंटिफिक यानी कि जो लॉ की साइंस के एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेंट्रीज। द राइटिंग्स एंड scientific discussion by eminent jurists also modify and develop law। तो जो भी डिस्कशंस और राइटिंग्स जो हैं, जो भी जूरिस्ट हैं यानी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दी जाती है, वो भी एक तरह से लॉ को डेवलप करने में और मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। द जूरिस्ट कलेक्ट अरेंज पास्ट कस्टम्स डिसीजंस एंड लॉज लॉजिकली। जूरिस्ट जो है वो अरेंज करते हैं पुरानी प्रथाओं को, फैसलों को और कानूनों को एक लॉजिकल ऑर्डर में। दे डिस्कस एंड एलेबरेट द एग्जिस्टिंग लॉ एंड क्लैरिफाई वेयर इट इज़ एम्बिगियस। तो जूरिस्ट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं किसी जो भी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है अगर कोई, और वो कहीं पे भी एम्बिगियस है यानी कन्फ्यूजन है किसी लॉ में, कुछ डाउट है किसी को, तो उसको समझाते हैं जूरिस्ट और क्लियर करते हैं। देयर ओपिनियन ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट लॉज मे गाइड फ्यूचर लेजिस्लेशन। तो जो भी जूरिस्ट का ओपिनियन होता है वो जो भी प्रेजेंट लॉज पे या कोई पहले के कानूनों पे और जो अभी लागू कानून पे, तो वो मदद करता है जो फ्यूचर लॉ मेकिंग होगी, जो आगे कानून बनेंगे उनमें जो जो भी कानून बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी तो उसको गाइड करते हैं जूरिस्ट के ओपिनियन। द ओपिनियंस ऑफ द कमेंटेटर्स आर नॉट डिसीजंस बट ओनली आर्गूमेंट्स। तो जो भी ओपिनियंस होते हैं जूरिस्ट के वो डिसीजन नहीं होते यानी लॉ नहीं होते हैं, पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब वो तो जब भी कोई जज जो है किसी जूरिस्ट के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेता है ना, अगर कोई जूरिस्ट आर्ग्यू कर रहा है किसी केस को लेके और जज उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेता है, किसी लॉ को समझाते हुए जूरिस्ट आर्ग्यू करता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया था जज द्वारा, तो वो जो है जो एग्जिस्टेंट लॉ है उसका एक पार्ट बन जाता है फिर वो ओपिनियन। पांचवा सोर्स ऑफ लॉ है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, फेयरनेस और जस्टिस। इक्विटी एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि कुछ सिद्धांतों पे आधारित है और वो किसी भी सिविल लॉ के जो है साइड बाय साइड चल होती है हमेशा। विद द लैप्स ऑफ टाइम एग्जिस्टिंग लॉज बिकम अनसुटेबल फॉर द न्यू एंड चेंज सोशल कंडीशंस। तो समय के साथ जो है पुराने और जो कानून चलते आ रहे थे वो धीरे धीरे अनसूटेबल होते जाते हैं नई और बदली हुई सामाजिक कंडीशंस के वजह से। और टू मेक इट सूटेबल ईदर लॉ शुड बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर। तो उसको सूटेबल बनाने के लिए या तो कानून चेंज किया जाए फॉर्मल वे में लेजिस्लेचर द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, या फिर कोई एक ऐसा इनफॉर्मल वे होना चाहिए चेंज करने का कानून को, तो उसी इनफॉर्मल वे को इक्विटी कहते हैं। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी आर अप्लाइड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और फेयरनेस। तो जब जो एग्जिस्टिंग लॉ है जब वो कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा होता किसी केस में, तो ऐसे ऐसे केस में जो है हम कॉमन सेंस और फेयरनेस लगा के जो है उस केस को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ और लास्ट सोर्स ऑफ लॉ है लेजिस्लेशन।
लेजिस्लेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड एनेक्टिंग लॉज, कानून बनाने और लागू करने की प्रोसेस को लेजिस्लेशन कहते हैं। ड्यूरिंग लेजिस्लेशन द विल ऑफ पीपल इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लॉ बनाने के दौरान जो लोगों की इच्छा होती है वो जाहिर की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा, यानी जैसे लोकसभा पार्लियामेंट हो गई, इनके ज़रिए। तो इसलिए जो है लेजिस्लेशन को सबसे प्रोडक्टिव और सबसे डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ माना गया है। ऑल अदर मीन्स ऑफ लॉज हैव नाउ बीन सॉलोड अप बाय दिस मॉडर्न मेथड ऑफ लेजिस्लेशन। तो बाकी जो भी सोर्सेज ऑफ लॉज थे वो सबको अपने अंदर समा लिया है लेजिस्लेशन ने। Legislation has the tendency to replace other sources of law and thus it remove limited scope of judicial decision and scientific commentaries। तो जो भी जुडिशियल डिसीजन और साइंटिफिक कमेंट्रीज की लिमिटेड स्कोप थी उसको ख़त्म कर दिया लेजिस्लेशन ने, क्योंकि लेजिस्लेशन के पास टेंडेंसी है कि वो दूसरे सोर्सेज ऑफ लॉस को रिप्लेस कर सकता है। But we cannot ignore the practical utility of other sources and they constantly influence law formulation by legislation। तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते दूसरे सोर्सेस को, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी प्रभाव डाला हुआ है जो भी कानून बनते चले आए हैं, और जो भी अभी कानून बनते हैं लेजिस्लेशन द्वारा उस पर भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं ये सोर्सेस। नेचर ऑफ लॉ शुरू करने जा रहे हैं। 3 स्कूल द्वारा नेचर ऑफ लॉ बताया गया है, जिसमें से पहला है एनालिटिकल स्कूल। ये स्कूल के जो हेड हैं वो जॉन ऑस्टिन है। इन हिज व्यू लॉ इज नथिंग बट द कमांड ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी इन एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। तो उनके हिसाब से कानून जो होता है माना जाता है, कमांड माना जाता है। जो भी सोवरेन अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी होगी किसी सोसाइटी की, तो उस सोसाइटी की जो भी हायर अथॉरिटी होगा उसका कमांड ही लॉ है। Coerciveness is the chief characteristic of the school, as the force at the disposal of the state ensures obedience of law। तो फोर्स का यूज़ करना भी पड़े अगर कानून के ओबे करवाने के लिए लोगों से, तो वो भी करवाना चाहिए, ऐसा स्कूल का मानना है। तो कोअर्सिवनेस को चीफ कैरेक्टरिस्टिक माना गया है। हिस्टोरिकल स्कूल देखते हैं। तो सर हेनरी मेन और जो लोग थे वो बिलोंग करते थे हिस्टोरिकल स्कूल को, और ये लोग खिलाफ थे ऑस्टिन की दी हुई डेफिनेशन के। तो स्कूल का मानना था कि लॉ हमेशा सिर्फ और सिर्फ सोवरेन अथॉरिटी द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, जो भी लीडर है स्टेट का उसके द्वारा ही क्रिएट नहीं किया जाएगा। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जैसे समाज जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे स्टेट वो वैसे वैसे लॉ जो है वो बनते हैं। दिस थ्योरी लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ लॉ एज कस्टम्स एंड कन्वेंशन, पॉपुलर कंसेंट, लेजिस्लेशन। तो 3 सोर्स ऑफ लॉ बताए गए हैं स्कूल में। एक तो जो प्रथाएं चली आ रही वो, एक तो जो मेजॉरिटी की सहमति होगी वो, और तीसरा लेजिस्लेशन, यानी जो भी स्टेट अथॉरिटी होगी उसके द्वारा जो उस कानून बनाया जाएगा। लेजिस्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज फॉर्मल एंड अदर्स एज मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ बाय मेन। तो लेजिस्लेशन को इसमें फॉर्मल वे ऑफ माना गया है लॉ मेकिंग का, फॉर्मल सोर्स माना गया है लॉ मेकिंग का, लॉ का, और बाकी जो भी सोर्सेज है उनको मटेरियल सोर्स माना गया है। दिस स्कूल बिलीव्स दैट द सैंक्शन ऑफ लॉ इज नॉट द कोअर्सिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो स्कूल का कहना है कि स्टेट की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फोर्स के ज़रिए लोगों को ऊपर उन कानून लागू करे। पीपल ओबे लॉ एज अ मैटर ऑफ हैबिट सिंस इट कन्फॉर्म्स टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स। तो लोग जो है वो कानून फॉलो करते हैं अपनी आदत के हिसाब से, या फिर जो अपने जो हक हैं उनको बनाए रखने के लिए, अपने राइट्स को बनाए रखने के लिए लोग कानून खुद से फॉलो करेंगे। द सोशियोलॉजिकल स्कूल, डुगिट, क्राबे एंड लास्की आर द नोन टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल। तो ये 3 जो है हेड हैं स्कूल के। दे डू नॉट एग्री विद द नेचर ऑफ लॉ propounded by other school, that is law has been deliberately created by a formal body of men
एंड इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। तो ये ऐसा नहीं मानते हैं कि जो दूसरे स्कूल्स का कहना है कि लॉ जो है वो किसी फॉर्मल बॉडी ऑफ मैन यानी लेजिस्लेशन द्वारा बनाए जाते हैं और किसी टाइम फ्रेम के लिए जो है वो लिखे जाते हैं, ऐसा वो नहीं मानते हैं, किसी टाइम फ्रेम में लिखे जाते हैं। तो दिस स्कूल बिलीव्स दैट लॉ इज अ सोशल फिनोमेना एंड द सैंक्शन बिहाइंड लॉ इज इंडिविजुअल कंसेंटिंग माइंड। तो लोग अपनी सहमति, अपने कन्वीनियंस के अनुसार से जो है लॉ को लागू करते हैं, सोसाइटी में लागू हो जाता है लॉ। पीपल ओबे लॉ बिकॉज ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, of social life, not because they are commanded and are accompanied by punishment। तो लोग जो है फॉलो करते हैं कानून को क्योंकि वो ज़रूरतें होती हैं लोगों की सोशल लाइफ में, और इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें डर है किसी सोवरेन पावर का, या उन्हें किसी पनिशमेंट का डर होगा, ऐसे इसलिए नहीं करते हैं। तो तीनों स्कूल में हमने देखा क्या क्या डिफरेंसेस थे नेचर ऑफ लॉ को लेकर। एनालिटिकल का कहना था कि किसी सोवरेन अथॉरिटी का कमांड जो होगा वही लॉ होगा और कोई सोर्स नहीं होगा। और हिस्टोरिकल का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ कमांड नहीं होगा, और भी सोर्सेज होंगे जैसे कस्टम्स हो गए, और लोगों की सहमति से लोग बना देते हैं कानून, वो भी हो सकता है। और सोशोलॉजिकल कहना था कि किसी अथॉरिटी का तो हो ही नहीं सकता, लोग खुद से ही करेंगे तो करेंगे, है ना। तीनों में इतना सा डिफरेंस देखने में मिलता है। काइंड्स ऑफ लॉ शुरू करते हैं। तो लॉज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सब्जेक्ट टू इट्स सोर्स, नेचर, यूसेजेस एंड फंक्शन। तो लॉ जो है क्लासिफाई किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनके सोर्स, उनके नेचर, उनके यूसेज और फंक्शन के हिसाब से। तो दो लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी है। पहले जो है वो हॉलैंड की क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरे मैकाइवर। तो पहले हॉलैंड की पढ़ते हैं। Holland has divided the law into two main categories: municipal law and international law. Municipal law deals with the domestic and internal affairs of the state, that is applicable to the individuals within the states. तो म्यूनिसिपल लॉ जो है वो डोमेस्टिक मैटर्स यानी स्टेट के, देश के अंदर के जो भी मैटर्स होंगे उनसे डील करेगा। और जो ये म्यूनिसिपल लॉ अप्लाई होता है ये इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं देश के, जैसे हम लोग, तो उन सब पे ये अप्लाई होता है। और म्यूनिसिपल लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ। म्यूनिसिपल लॉ जो है फर्दर डिवाइडेड है प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में। प्राइवेट लॉ जो होता है वो स्टेट के और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप जो होते हैं उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है प्राइवेट म्यूनिसिपल लॉ। और पब्लिक लॉ करता है स्टेट के और जो राइट्स जो लॉ से क्रिएट किए गए उनके उनके बीच में अगर कोई केस होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करता है पब्लिक म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है हॉलैंड का। तो इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट द रिलेशनशिप अमंग सोवरेन स्टेट टू एस्टैब्लिश पीस। तो शांति बनाए रखने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में, देशों में अलग अलग, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है अलग अलग स्टेट्स के। जैसे म्युनिसिपल लॉ जो था वो देश के अंदर लोगों के रिलेशंस रेगुलेट करता था स्टेट के साथ, और वैसे इंटरनेशनल लॉ स्टेट के दूसरे स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है वो रेगुलेट करता है शांति बनाए रखने के लिए। और ये फर्दर डिवाइडेड है वही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको रेगुलेट करता है, और जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में रिलेशन रेगुलेट करता है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स और प्राइवेट एंटिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो किसी भी स्टेट के जो भी सिटीजन्स हैं या कोई सामान है, कोई चीज़ है देश की, तो उससे रिलेटेड केस जो होते हैं वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जाते हैं। जैसे अगर जैसे कोई कोई कोहिनूर
सपोज इंग्लैंड में है और इंडिया उसे अपनी प्रॉपर्टी बताता है, मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी है वो, तो इसको अगर ऐसा ये केस बनता है आगे जाके, तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो है रेगुलेट किया जाएगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी। मैकाइवर्स क्लासिफिकेशन, हिज मेन कैटेगरी पॉलिटिकल लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो सबसे जो उनने सबसे पहले जो बोला है वो पॉलिटिकल लॉ बोला है लॉ को, और फिर उसको डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में। और तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसा आप समझ ही गए होंगे कि संविधान पे बेस्ड होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वही सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स, नेचर और स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब पावर वगैरह जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब जो है वो डील होती हैं, रेगुलेट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर। और दूसरा ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ इज द लॉ विच डील्स विद इंडिविजुअल्स। तो जो इंडिविजुअल्स के रिलेशन होंगे वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर डील होंगे। तो इसमें भी दो टाइप हो गए, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ। तो प्राइवेट ऑर्डिनरी लॉ होता है जो इंडिविजुअल्स के आपस में रिलेशन होते हैं वो देखता है, जैसे कि शादी हो गई, प्रॉपर्टी का केस हो गया, इनहेरिटेंस का केस हो गया, यानी उत्तराधिकारी से रिलेटेड जायदाद के बंटवारे का केस। और पब्लिक ऑर्डिनरी लॉ में डील होते हैं वो जो जो इंडिविजुअल के स्टेट के साथ रिलेशन है, जैसे कोई स्टेट पे के किसी कानून के खिलाफ कोई इंडिविजुअल केस कर देता है, स्टेट की किसी हरकत के खिलाफ इंडिविजुअल केस कर देता है, तो वो सब जाएंगे पब्लिक ऑर्डिनरी लॉ के अंडर। तो इसमें सारे क्राइम वगैरह कवर हो जाते हैं, क्रिमिनल केसेस भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टेट के खिलाफ आपने क्राइम कर दिया है ना, जैसे मर्डर किया है, तो मर्डर इसके ऊपर किया है वो तो है नहीं अब, तो ये केस आपको स्टेट के खिलाफ आप लड़ोगे, है ना। तो ये पब्लिक लॉ भी फर्दर डिवाइडेड है और दो टाइप्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जनरल लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होता है जब जो रिलेशन ऑफिशियल्स के, मतलब ऑफिशियल वर्सेस स्टेट, तो जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, जैसे सपोज राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्रपति और स्टेट का अगर कोई केस होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जाएगा। कोई आईएएस है उसका केस भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जाएगा। और जनरल लॉ, जनरल लॉ यानी कि जो प्राइवेट सिटीजन है, जैसे आम आदमी जो है उनका केस जो होगा वो अगर स्टेट के साथ होता है तो वो जनरल लॉ में जाएगा। रूल ऑफ लॉ, इस पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। द सिस्टम अंडर विच ऑल पीपल आर गवर्न विद द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे कुछ सेट्स ऑफ रूल जो हों वो सब पे लागू हो रहे हों बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो उसे हम लोग रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जहाँ जहाँ पे सब लोग जो हैं एक सेट ऑफ रूल से रूल किए जा रहे हों। टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, रूल बाय द लॉ अलोन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो जो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस कॉन्सेप्ट के वो हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉ है उसका ही राज होना चाहिए, और दूसरा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि अगर कोई राजा भी है तो वो भी, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो वो भी जो है इक्वल रहे लॉ के नज़र में, और तभी जो है पहला एस्पेक्ट भी आ पाएगा, क्योंकि जब सिर्फ लॉ का राज होगा तो राजा का राज नहीं होगा और वो इक्वल रहेगा। रूल ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द आइडिया दैट द सोवरेन इज अबव द लॉ। वही बात कही गई है कि सोवरेन या राजा या राष्ट्र जो भी राज्य की हायर अथॉरिटी है वो लॉ से ऊपर है, इस चीज के खिलाफ है रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी इन हिज बुक एम्फसाइज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो एवी डाइसी जो जूरिस्ट हैं उनके द्वारा 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं रूल ऑफ लॉ के। 2 एस्पेक्ट अभी हमने ऊपर पढ़े, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, अब ये एवी डाइसी के द्वारा 3 बताए गए, इनको ही पढ़ते हैं। नो वन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट।
तो कोई भी इंसान सिर्फ तभी पनिश किया जाएगा, सिर्फ तभी उसको सफ़र करना पड़ेगा जब वो साबित हो जाता है ऑर्डिनरी कोर्ट में, यानी जो सबके लिए कोर्ट बने हैं, सबके समान लोगों के लिए कोर्ट है, ऐसे कोर्ट में जब साबित हो जाएगा कि वो गुनहगार है, तभी उसको सिर्फ सज़ा मिल सकती है। नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस। तो कोई भी इंसान जो है वो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सभी को जो है लॉस एक ही लॉ से जज करना चाहिए, और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है इंसान, चाहे वो उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस कुछ भी हो। द रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स द रिजल्ट of judicial decisions determining the rights of individual। तो रूल ऑफ लॉ में जुडिशियल डिसीजंस भी इंक्लूड होते हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस इंडिविजुअल के राइट जो है डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वो वैसे डिसीजंस भी रूल ऑफ लॉ में इंक्लूड होते हैं। The British Constitution is one of the classic example of a rule of law as it stands on all aspects of this concept, but today this conception of dice is no longer found in England। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ का, क्योंकि वो सारे ही एस्पेक्ट्स पे, ये जो पांचों एस्पेक्ट्स हैं उन पे खरा उतरता है। लेकिन आज के समय इंग्लैंड में ये जो कॉन्सेप्ट है वो फाउंड होता है, ये डाइसी का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ वाला, ये इंग्लैंड में आज के समय नहीं है। फिर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। Factors that have contributed in decline of rule of law: the change introduced in socio-economic sphere of life। तो जो भी सोशो इकोनॉमिक स्फेयर में चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से लोगों में जो अमीरी गरीबी बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है रूल ऑफ लॉ में, एक जैसे लॉ नहीं लागू होते हैं किसी। द इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए भी ये क्योंकि किसी को हक ज़्यादा मिले हुए हैं स्टेट में, कंट्रीज़ में किसी को कम मिले हुए हैं, जैसे कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलती है किसी जॉब वॉब में, कुछ को नहीं मिलती है। तो ये वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों के भलाई के लिए, लोक हित में जो है, लोग जब फैसला सुना देती हैं सरकारें, तो वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो जाता है। द इम्यूनिटीज enjoyed बाई वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो जो भी लोगों को कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई हैं आज के समय पे। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है कि जब लॉ बनाने की, लेजिस्लेशन की पावर किसी को डेलीगेट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो चीज़ होती है। जैसे सपोज कोई, जैसे पार्लियामेंट जो है जब अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देगी प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाएगा लॉ बनाना, तो इस वजह से भी जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ फैसले होने लगता है। एडवेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो जो प्रशासनिक न्यायालय हैं, जो प्रशासन जहाँ पे न्याय देने लगती है, उनकी ग्रोथ की वजह से जो है भी रूल ऑफ लॉ जो है डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कोर्ट्स के अलावा जब प्रशासन जो है खुद से न्याय देने लगती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लॉज और मोरालिटी। लॉ यानी कानून, मोरालिटी यानी नैतिकता, मोरल वैल्यूज। रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी देखते हैं। लॉ इज सब्जेक्ट of study in political science, morality form the subject matter of ethics, and political science and ethics both deals with man as a moral agent in society। तो लॉ जो है वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का सब्जेक्ट है, और मोरालिटी जो है वो एथिक्स की स्टडी का सब्जेक्ट है। और पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स दोनों ही मिलके, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इंसान को सिखाती है मोरल वैल्यूज़, है ना, सोसाइटी में कैसा वो मोरल एजेंट है, उससे डील करती हैं दोनों सब्जेक्ट। एवरी स्टेट endeavors टू प्रमोट जनरल वेलफेयर एंड मोरल वैल्यूज ऑफ मैन इन सोसाइटी, दस लॉ ऑफ द स्टेट अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। तो हर स्टेट का ये उद्देश्य होता है कि वो प्रमोट करे जनरल वेलफेयर और मोरल वैल्यूज लोगों में,
सोसाइटी में, और ये स्टेट करता है लॉ की मदद से। तो फिर देखा जाए तो लॉ जो है वो एक तरह से अफेक्ट करता है, जो लॉ होता है स्टेट का वो एक तरह से अफेक्ट करता है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, यानी सही और गलत में जो फैसला होता है वो लॉ द्वारा इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, स्टेट हैज़ अ डायरेक्ट फंक्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन रिलेशन टू मोरालिटी। तो गिलक्रिस्ट जो ज्यूरिस्ट है उनके हिसाब से स्टेट जो है उसका डायरेक्ट फंक्शन होता है, और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और मोरालिटी से रिलेटेड होता है उसका फंक्शन जो भी होता है। द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू मेक लॉज इन अकॉर्डेंस विद द मोरल बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ important portions of community in order to promote general happiness। तो जो पॉजिटिव फंक्शन होता है स्टेट का वो ये होता है कि वो इस तरह के लॉ बनाए जो कि लोगों के मोरल बिलीफ्स और सेंटिमेंट्स के अनुसार हों, और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट्स, मोरल सेंटिमेंट्स ना अफेक्ट हों इससे, और लोगों में खुशी बरकरार रहे, खुशी हैप्पीनेस बरकरार रहे। और नेगेटिव फंक्शन होता है स्टेट का कि जो भी बुरे कानून चलते चले आ रहे हैं तो उनको हटाया जाए, जो भी लोगों की मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं उनको हटाया जाए। जैसे कि सती प्रथा हो गई, सती और ठगी जो है वो इलीगल कर दिए गए थे इंडिया में। Our standards of right and wrong vary from time to time and so should the laws of state। तो हमारे जो सही और गलत, हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, ये सोच भी हमारी जो है धीरे धीरे समय के साथ बदलती रहती है। ऐसे ही जो कानून होते हैं उनको भी बदलना पड़ता है। तो जैसे मोरालिटी बदलती रहती है वैसे ही कानून भी समय के साथ बदलते रहते हैं। The action of the state and moral end of man are so intimate in connection that ancient writers confused law with morality। तो एक्शन ऑफ स्टेट यानी कि लॉ जो बनाती है स्टेट, और मोरल एंड ऑफ मैन यानी लोगों की मोरालिटी जो है, मोरल वैल्यूज जो हैं, वो सब आपस में इतनी कनेक्टेड हैं कि एंशियंट राइटर्स जो थे वो कंफ्यूज थे लॉ और मोरालिटी को लेकर। डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है। लॉ एंड मोरालिटी डिफर फ्रॉम वन अदर इन कंटेंट, सैंक्शन एंड डेफिनेटनेस। तो लॉ और मोरालिटी डिफर करते हैं कंटेंट में अपने, और सैंक्शन यानी अप्रूवल में, और डेफिनेटनेस में। अब कैसे ये आगे जानते हैं। मोरालिटी embraces the whole life of man including his thoughts, motives as well as his action, whereas law is concerned only with the external actions of man। तो मोरालिटी जो होती है उसमें वो कवर करती है एक इंसान की पूरी ज़िंदगी। उस मोरालिटी में मोरालिटी आपको सारे फैसले, आपके थॉट्स, मोटिव्स और आपके एक्शंस सब आप मोरालिटी के हिसाब से लेते हो। लेकिन लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन जो होते हैं इंसान के उनको रेगुलेट करता है। सोच क्या रहे हो उसको रेगुलेट नहीं करता है लॉ। लॉ इज इन्फोर्स बाय द स्टेट एंड दिस डिसोबीडियंस इज विजिटेड विथ पनिशमेंट। तो लॉ जो होता है स्टेट द्वारा जब इन्फोर्स किया जाता है तो अगर आप उसका डिसोबे करते हो, उसको फॉलो नहीं करोगे तो उसके साथ साथ एक पनिशमेंट आएगी आपको, फिजिकल पनिशमेंट, है ना। और वेयरएज वायलेशन ऑफ मोरल लॉज डज नॉट मीन फिजिकल पनिशमेंट, इट मे मी ओनली सोशल डिसोबल। लेकिन अगर मोरल लॉज को या मोरल लॉज जो है समाज में सही गलत जो है लोगों के हिसाब से, अगर उसमें आप खरे नहीं उतरते हो, उसको तोड़ देते हो, तो वहाँ पे आपको फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको समाज से निकाल दिया जाए। लॉ इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड अप्लाइज टू ऑल whereas morality differs from man to man। तो लॉ जो होता है वो समान रूप से सब पे लागू होता है, और मोरालिटी जो होती है लोगों के अलग अलग उनकी सोच के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। लॉ इज़ सुपीरियर टू मोरालिटी इन डेफिनेटनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो लॉ जो है मोरालिटी से बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ जो होता है वो डिफाइंड होता है सबके लिए, एक सही गलत जो होता है उसमें डिफाइंड होता है, और कंसिस्टेंट होता है लॉ। मोरालिटी कभी लोग जो है कभी अपने मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं,
कभी वो सही पे चलते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन लॉ में आपको चलना ही होता है। अगर आप लॉ के में आप गलत कर जाओगे तो वो इलीगल हो जाएगा और आपको सज़ा मिलेगी। मोरालिटी फॉलोज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बट लॉ फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ कन्वीनियंस। तो मोरालिटी जो है वो सही और गलत के एकदम एब्सोल्यूटली उसी पे काम करती है, लेकिन लॉ जो होते हैं वो कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं कि राइट में गाड़ी चलाना जो है वो इमोरल होता है, इमोरल नहीं होता है पर इलीगल होता है ना। तो ड्राइव ऑन द राइट इज नॉट इमोरल बट इट इज इलीगल। द लॉज ऑफ द स्टेट टेक नो कॉग्निशंस ऑफ मोरल राइट्स। तो जो भी लॉ ऑफ स्टेट होते हैं वो रिफर नहीं करते हैं मोरल राइट्स के आधार पे लॉ नहीं बनाता, स्टेट नहीं बनाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।